आओ हिंदी पढ़े में फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला पाठ जनसंचार माध्यम और लेखांकन का शेष भाग, जिसमें जनसंचार के माध्यम के जो दो विषय हमारे रह गए थे, सिनेमा और इंटरनेट, आज हम उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। उससे पहले जो हमने किया था उसको थोड़ा सा दोहराई की जाए तो अच्छा है कि जनसंचार के जो माध्यम है, सबसे पहला जो माध्यम है पत्र पत्रिकाएं, जिसे हिंदी में मुद्रित माध्यम कहते हैं और अंग्रेजी में प्रिंट मीडिया। और भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने बंगाल गजट कलकत्ता से प्रकाशित किया था। और हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, जो सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। रेडियो जनसंचार का दूसरा सशक्त माध्यम है, जो श्रव्य माध्यम है। इसका आविष्कार सन 1895 में जर्मनी के जी मार्कोनी ने किया था। और टेलीविज़न जो जनसंचार का दृश्य एवं श्रव्य माध्यम है, जो जनसंचार का सबसे मजबूत सशक्त माध्यम कहा गया है। भारत में सन 1959 में 15 सितंबर को भारत में पहले स्थापित किया गया था। अब आगे हम आज इसमें सिनेमा जो जनसंचार का अगला माध्यम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सिनेमा देखते हो, सिनेमा अर्थात मूवीज़ देखते हो। अब ये मूवीज़ कैसे बनी, कहाँ से बनी, पहले किसने इसको बनाया था, इसके बारे में कई बार आपके मन में सवाल भी उठते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा, अर्थात फिल्में या मूवी। हालांकि यह जनसंचार के अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन यह पूरी तरह से सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन के सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जा रहा है कि हमारे मनोरंजन अर्थात हमारा एंटरटेनमेंट तो करवाता ही रहता है, साथ के साथ हमें कुछ ना कुछ ये संदेश देता है, हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देता है। हर मूवी में कोई ना कोई ज्ञान की बात या एक ज्ञान की बात के साथ साथ संदेश भी छपा हुआ था, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। अब कि सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस एल्वा एडिसन को जाता, मैं दोबारा रिपीट करूँगी, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है और यह सन 1883 में 1883 में मिनेस्टिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। फिर 1894 यानी 1894 में फ्रांस की पहली फिल्म बनी थी द अराइवल ऑफ ट्रेन। 1894 में पहली फिल्म बनी थी द अराइवल ऑफ ट्रेन। और सिनेमा की तकनीक में तेज़ी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी थीं। आपको याद है कि उसमें भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, तो अंग्रेजी जो सभ्यता की फिल्में यहाँ पर दिखाई जाती थी, तो जो कुछ भारतीय लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं आई और सन 1913 में भारत की पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, जो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। दादा साहब फाल्के अमेरिका गए, वहाँ पर उन्होंने फिल्म बनाने की तकनीक देखी और फिर उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल भारत में किया। और उन्होंने सोचा कि जब वैसे तो अंग्रेज हमें वैसे लूट रहे हैं और अब ये अपनी संस्कृति और सभ्यता की फिल्मों को दिखाकर हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर रही हैं, इसीलिए उन्होंने 1913 में पहली फिल्म बनाई जो मूक अर्थात गूंगी थी, जिसमें कोई आवाज़ नहीं थी, राजा हरिश्चंद्र।
और यह भारत की पहली फिल्म थी। 1913 से 1930 तक सभी फिल्में मूक बनाई जाती थी, जिसमें भारत का इतिहास, संस्कृति और सभ्यता को दिखाया गया था। फिर 1931 में दादा साहब फाल्के ने ही पहली बोलती फिल्म बनाई, जिसका नाम था आलम आरा। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं जो बहुत अधिक पूछे जाते हैं कि भारत की पहली फिल्म कौन सी थी। राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में बनी थी, और भारत की पहली बोलती फिल्म थी जो 1931 में आलम आरा फिल्म बनी थी। और इसके बाद बोलती फिल्म का दौर शुरू हो गया। और आज़ादी मिलने के बाद जहाँ एक तरफ भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई में पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की, वहीं लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता भी अपना लिया था। जब 1947 तक भारत की सभ्यता संस्कृति की फिल्में बनाई जा रही थी, जिसमें कि देश के लोगों में आज़ादी का जज्बा भरा जा रहा था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आनंद मठ इत्यादि फिल्में बनाई गई। और 1947 के बाद क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, तो मजदूर और किसान वर्ग के ऊपर काफ़ी फिल्में बनी। तो उस समय बलराज साहनी की फिल्म थी 2 बीघा ज़मीन, जो बहुत ही अच्छी फिल्म थी, जो किसान यथार्थ भारतीय जो समाज को दर्शाती फिल्म थी। और तत्कालीन समय के यानी उस समय के जो प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, उसमें पृथ्वीराज कपूर, महबूब खान, सोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे। और दूसरी तरफ सत्यजीत रॉय जैसे फिल्मकार थे, जिन्होंने पांथेर पांचाली फिल्म बनाई, जो पहली भारतीय फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नामांकित की गई थी। तो उस समय जो फिल्में बनाई जाती थी, तो उसमें कोई भी जो स्त्री काम नहीं करती थी। उस समय सिर्फ एक ही जो व्यक्ति होता था, वही हीरो और हीरोइन का किरदार निभाता था। तो भारत की जो पहली हीरोइन बनी थी, वो इंग्लैंड से पढ़कर आई थी, देविका रानी। तो देविका रानी भारत की पहली हिंदी फिल्मों की हीरोइन कही जाती हैं। और उसके पश्चात मधुबाला, मीना कुमारी, नरगिस दत्त फिल्मों में आई, क्योंकि उस समय फिल्मों में स्त्रियों का काम करना बुरा माना जाता था। और 1960-70 तक जो फिल्में बनी थी, उस समय के तत्कालीन समय को जो यथार्थता थी भारत की, वो दिखाई जा रही थी। 1970 में एंग्री यंग मैन की भूमिका वाली फिल्में बनाई गई थी। और इन फिल्मों में जो एंग्री यंग मैन, जो पहला भारतीय एंग्री यंग मैन कहा जाता है, वो दारा सिंह को कहा जाता है। और वर्तमान काल में अमिताभ बच्चन को कहा जाता है, जिन्होंने जंजीर फिल्म बनाई थी। अब हम आगे करते हैं कि जनसंचार का जो ये माध्यम है सिनेमा, इसमें सिनेमा जनसंचार के बेहतरीन और सबसे सशक्त माध्यम होने के साथ साथ इसे कई आयाम भी हैं। यह मनोरंजन करने के साथ साथ समाज को बदलने का, लोगों में नई सोच विकसित करने का और अत्यंत आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी है। वर्तमान काल में भारत में हर वर्ष 1000 फिल्मों का निर्माण किया जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। यहाँ हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों की फिल्में भी बनती हैं, जो खूब चलती हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि जैसे पहले क्या था कि हिंदी फिल्में देखते थे, लेकिन आजकल जैसे तकनीकी का इस्तेमाल होता गया है, तो एक ही फिल्म को कई भाषा में बनाया जाता है। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी है, उस बाहुबली मूवी को एक साथ वो मलयालम में भी, तमिल में भी, हिंदी में भी और दूसरी भाषा में बनी है। और अब वर्तमान काल में जितनी भी फिल्में बन रही हैं,
वो चाहे किसी भी भाषा में है, वो दूसरी भाषा में उसको डब कर दिया जाता है, ताकि लोग इससे मनोरंजन करें और मनोरंजन करने के साथ साथ कुछ ना कुछ इससे ज्ञान भी हासिल करें। तो वर्तमान काल में आपने देखा होगा कि फैंटेसी मूवीज़ का जो ज़माना है, फैंटेसी मूवीज़ भी आई थी। और वर्तमान काल में तो जो टेक्निकल बेस पर बनी मूवी हैं, जैसे आपने रॉ 1 देखी है, रोबोट देखी है आपने, इसके अलावा आपने 2.0 देख रही हैं। तो इस तरीके की जो वर्तमान काल में टेक्निकल जो समाज हमारा है उसको वो दिखा रहे हैं। अब हम ये चित्र जो आप देख रहे हैं, इसमें जो उस समय के जो प्रसिद्ध ब्लैक एंड वाइट या शाम, जिसे हिंदी में हम शाम श्वेत कहते हैं, हिंदी फिल्मों के कुछ कलाकार हैं, जिसमें ये नीचे जो आप देख रहे राज कपूर हैं, ऊपर नूतन और इधर नलिनी जयंत हैं। अब हम आगे करेंगे इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? पहले तो इंटरनेट के बारे में जानना जाएगा कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट का अर्थ है अंतर्जाल, अर्थात कंप्यूटरों का ऐसा जाल जो घर बैठे ही सैटेलाइट के द्वारा आप दूर दूर तक की हर चीज़ को लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। और आप जो जुड़े हुए हैं इंटरनेट के द्वारा, ये आप घर बैठे सब कुछ देख सकते हैं। तो इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया और आधुनिक लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें जनसंचार के सभी जो माध्यम है वो विद्यमान है, जिसमें प्रिंट मीडिया अर्थात समाचार पत्र भी हैं, रेडियो, टेलीविज़न, किताबें, सिनेमा, यहाँ तक कि पूरा पुस्तकालय यानी पूरी लाइब्रेरी के सारे गुण इसमें मौजूद हैं। उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। उसमें सारे माध्यमों का समागम है, अर्थात उसमें हम समाचार पढ़ भी सकते हैं, उसमें हम सुन भी सकते हैं और टेलीविज़न के भी सारे गुण हैं, और साथ ही साथ उसमें किताबें भी पढ़ सकते हैं, मूवीज़ भी हम देख सकते हैं। तो इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाले अखबार या पत्रकारिता में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताई है। रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा अर्थात मूवीज़ देख सकते हैं, किताबें भी पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में पल भर में अपनी मतलब की कोई सामग्री आप खोज सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि पहले अगर हम किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, हम लाइब्रेरी में देखने के लिए जाते थे कि हमें मिल जाए, क्योंकि रेडियो और सिनेमा या उसमें जो टेलीविज़न में तो समाचार वगैरह तब आते थे तो उसी टाइम आते थे, हम देख सकते थे। लेकिन कई बार हमें ज़रूरत पड़ जाती थी कि हम कुछ पुरानी चीज़ें मिल जाए, हमें कुछ न्यूज़ मिल जाए या जिसकी हमें ज़रूरत है तो हम बुक्स मिल जाए तो हम लाइब्रेरी में जाते थे। लेकिन जब से इंटरनेट आया है तब से व्यक्ति घर बैठे विश्व के किसी भी कोने में बैठकर वह कहीं से भी कोई पुस्तक, कोई समाचार या सिनेमा देख सकता है, किसी भी समय वो देख सकता है। और अब तो ये हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ने दुनिया को एक गांव बना दिया छोटा सा, और सब ने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब पहले तो क्या था कि इंटरनेट के जो तार थे वो सिर्फ उससे जुड़े हुए थे, कंप्यूटर से जुड़े हुए थे, और कंप्यूटर भी जैसे CPU वगैरह तरह बैठे रहते थे। लेकिन फिर लैपटॉप आया, लैपटॉप के बाद तो आज आप सभी के हाथों में मोबाइल हैं, और मोबाइल की है सुविधा, इंटरनेट के मोबाइल में भी सुविधा मिली हुई है। तो आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं पर भी इस छोटे से कंप्यूटर जो उसने कि पूरी दुनिया को अपनी जेब में डाल लिया है, इंटरनेट को, मोबाइल को अपनी जेब में डाल के आप घूम रहे हो और आप किसी भी समय इसका जो है लाभ उठा सकते हो, देख सकते हो। अब आगे, यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है, यानी इसमें मूक दर्शक नहीं है। आप सवाल जवाब, बहस मुहासिबों से भाग लेते हैं, आप चैट भी कर सकते हैं और मन हुआ तो अपना ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता
कि किसी बहस में सूत्रधार बन सकते हैं। यानी कि आप जैसे अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप अपने ब्लॉग ट्विटर पर के द्वारा या इंटरनेट के जैसे कितने सारे सोशल मीडिया है, तो आप अपने विचार वहाँ पर भी भेज सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं किसी बात पर। तो ये था इंटरनेट के बारे में। अब है कि मीडिया जहाँ एक तरफ, मीडिया अर्थात जनसंचार के माध्यम जहाँ एक तरफ लोगों को हर सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, तो उसके साथ साथ इसमें कुछ इंटरनेट में कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या हैं कि जब आप इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो आप क्या करते हो कि जैसे आपने कोई सर्च किया तो उसके बाद कई ऑप्शन खुल जाते हैं। अब इन ऑप्शनों में आप चूज़ नहीं कर पाते कि भी हमने कौन सा चाहिए, और फिर आप एक के बाद एक कई फाइलें खोल लेते हो, और कई फाइलें खुलने के बाद वही बात है, समय आपका वेस्ट होता है। आगे जहाँ ये हमें सुविधाएं दे रहा वहाँ पर, जैसे आजकल आपको पता है जगह जगह ये इतने बड़े टावर लग चुके हैं जिससे कि रेडिएशन जो है रे निकल रही हैं, और जो हमारे को तो हमारे शरीर में जो है जो स्किन कैंसर है इत्यादि पशु पक्षी से हमारे से किरणें इतनी हार्मफुल होती हैं। तो इसी कारण जहाँ ये हमें घर बैठे हर चीज़ हर सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, तो इससे कुछ नुकसान भी हैं। तो हमें अपने समय के बचत के अनुसार इंटरनेट का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए, अर्थात जब हमें ज़रूरत हो तभी हम इसका प्रयोग करें। वरना हम क्या करते हैं कि पूरा का पूरा दिन अगर हमारे हाथ में मोबाइल है और नेट से जुड़ा हुआ है तो हम पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, जिससे हमें समय की बर्बादी होती है, हमारी आँखों पर इसका प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ जिसमें कई अनाप शनाप जो चीज़ें भी इसमें आती हैं, जिसका जो समाज पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम करेंगे जनसंचार माध्यम के सकारात्मक प्रभाव, यानी इसके पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं क्या पड़ते हैं। सबसे पहले है कि वर्तमान समाज जो संचार प्रधान है, आज जनसंचार माध्यम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे जीवन शैली पर इसका इतना गहरा प्रभाव है कि हम समाचार जानने के लिए टीवी रेडियो के अलावा इंटरनेट का भी सहारा लेने लगे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इंटरनेट पर हर 2 घंटे में जल्दी जल्दी न्यूज़ अपडेट होती रहती हैं। तो आजकल हम इंटरनेट पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं और हम हर जल्दी से जल्दी हर चीज़ को देखना चाहते हैं। दूसरा, महानगरों के युवाओं ने सूचना के आदान प्रदान के लिए जो इसमें मुख्य साधन के रूप में अपनाया है। अब इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का प्रभाव हमारे जो ऑनलाइन जो हम खरीद करते हैं, ऑनलाइन करते हैं हम, पहले तो हम क्या दुकानों पर जाकर सामान खरीदते थे, लेकिन अब हम हर चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। टिकटों का भी बुकिंग है, टेलीफोन के बिल जमा, हर काम जो हम घर बैठे एक छोटे से इस गैजेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम जमा करवा देते हैं, हमें कहीं घूमना फिरना भी नहीं पड़ता। जनसंचार माध्यम ने हमारे जीवन को ज़्यादा सरल बना दिया है, और हम जो ज़्यादा समर्थ बन के हमारे सामाजिक जीवन को अधिक सक्रिय बनाया है। अब जैसे हम सक्रिय कैसे बनाया है कि जैसे हम जनसंचार के इस इंटरनेट के माध्यम से कितने ही सोशल मीडिया, जैसे आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है इत्यादि पर आप कितने लोगों से जुड़े हुए हो। और इसके अलावा स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से अनेक ऐसे कांड सामने आए हैं जिसमें तहलका कांड, ऑपरेशन दुर्योधन चक्रव्यूह आदि ने यह सिद्ध किया है कि जनसंचार माध्यम चाहे तो किसी भी सरकार को हिला सकता है। ये थे जनसंचार के सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव नीति थी। अब हम आगे करेंगे जनसंचार के नेगेटिव यानी नकारात्मक प्रभाव। अब जनसंचार के जो नेगेटिव प्रभाव है उसमें सबसे पहले सिनेमा, टीवी जैसे जनसंचार माध्यम काल्पनिक और लुभावनी कथाओं के जरिए लोगों को नकली दुनिया में पहुंचा देते हैं, जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। इसी कारण लोग इसमें बुरी आदतों में पड़ जाते हैं और वो अपने जीवन से भागने लग जाते हैं।
अब जैसे फिल्मों के ज़रिए या फिर जो सीरियल दिखाए जाते हैं, आजकल जितने भी कांड हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, तरह तरह की दुर्घटनाएं घट रही हैं, अपराध हो रहे हैं, वो इन्हीं के माध्यम से अधिक हो रही है। जब वो पकड़े जाते हैं तो यही कहते हैं हमने फ़लानी मूवी देखी थी, ये सीरियल देखा, तो उसी के आधार पर हमने ये इतने बड़ा जो केस है वो कर डाला। अगला है कि जनसंचार माध्यम खासकर सिनेमा का यह आरोप भी लगाते हैं कि उन्होंने समाज में हिंसा, अश्लीलता और असामाजिक व्यवहार को बढ़ा दिया। जो मैंने आपको भी बताया था कि क्योंकि जो मूवीज़ हैं उसमें हट कर दिखाया जाता है। आजकल जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, जितने भी समाज में जो फैशन है वो फिल्मों के जरिए ही आया हुआ है। अब है जनसंचार माध्यमों का उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जो किसी चीज़ के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होते या निश्चय में हैं। अगला है अखबार और टेलीविज़न चैनलों में किसी खास मुद्दे या खबर की ज़रूरत से ज़्यादा उछाला जाता, जबकि कुछ अन्य मुद्दों और खबरों को बिल्कुल जगह नहीं मिलती। कहने का अर्थ ये है कि कुछ विशेष मुद्दों को उठाकर उसे लंबे खींचते रहते हैं। और जैसे आजकल आप देखो ये वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर हर न्यूज़ में चैनल हो चाहे समाचार पत्र हो, उस ऐसे ही कुछ अनेक मुद्दे हैं जिनको उठाकर उन्हीं पर वो अपना फोकस रखते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण जो समाचार हैं उनको वो बहुत ही कम दिखाते हैं। तो ये थे जनसंचार के माध्यम जिसमें हमने पूरे विस्तार से पढ़े हैं। आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और शेष अगली वीडियो में हम करेंगे पत्रकारिता के विविध आयाम।